सेक्शन डी का रिवीजन करना है। सेक्शन डी में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न वो भी कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो बोर्ड के बराबर मॉडल पेपर के आधार पर पहला प्रश्न दूसरे चैप्टर का, दूसरा प्रश्न चौथे चैप्टर का, तीसरा प्रश्न छठे चैप्टर का और चौथा प्रश्न जो है वो 11वें चैप्टर का और 5वां प्रश्न जो है वो 13वें चैप्टर का पूछा जाता है। यानी जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन 5 चैप्टरों में से पूछे जाते हैं, जिसमें हम पहला प्रश्न आज पढ़ेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है अल्कोहल और ग्लूकोज। अल्कोहल और ग्लूकोज इन दोनों में क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है, तो याद रखिएगा अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन होता है, फिर भी उसका वर्गीकरण अम्ल के रूप में वर्गीकरण नहीं किया जाता है, यानी अम्ल के रूप में उसका वर्गीकरण नहीं किया जाता है। तो ये आपको क्रियाकलाप के आधार पर बताना है, क्रियाकलाप के आधार पर आपको समझाना है। ऐसा बोर्ड में 4 नंबर में प्रश्न पूछा गया है और ये बुक का क्रियाकलाप नंबर 2.8 है। 2.8 प्रश्न ऐसा है कि अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन होने के बावजूद उसका वर्गीकरण अम्ल के रूप में नहीं किया जाता है। ये आपको क्रियाकलाप के द्वारा समझाना है। तो हमको मालूम है कि अल्कोहल में जैसे हमने इथेनॉल लिया तो इथेनॉल का सूत्र है C2H5OH, तो इसके अंदर हाइड्रोजन तो है ही, प्लस ग्लूकोज में C6H12 इसके अंदर भी हाइड्रोजन है, फिर भी हम इसको अम्ल के रूप में नहीं लेते। ये आपको क्रियाकलाप के द्वारा समझाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का मग लेंगे। तो ये प्लास्टिक का क्या लिया हमने, मग। तो ये प्लास्टिक का मग लिया, और ये प्लास्टिक के मग के अंदर हम क्या करते हैं, एक रबर का कॉर्क लगाते हैं। ये हमने क्या लगाया, रबर का कॉर्क। तो ये प्लास्टिक के मग के अंदर हमने रबर का क्या लगाया, कॉर्क। अब इसके अंदर हम 2 लोहे की कील को लगाते हैं। ये लोहे की हमने क्या लगाई, कील, और फिर हम इसको क्या करते हैं कि बराबर 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो आपको याद रखने का कि इसको हम क्या करते हैं कि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, और बल्ब और कुंजी के साथ जोड़कर हम क्या बनाते हैं, परिपथ, विद्युत परिपथ बनाया जाता है। फिर से देख लो, हमने क्या लिया, प्लास्टिक का मग, उसके अंदर क्या लगाया, रबर का कॉर्क, और फिर उसके अंदर क्या लगाई, कील। 2 कील लगाते हैं, लोहे की क्या लगाते हैं, कील। फिर उसको हम 6 वोल्ट की बैटरी, बल्ब और कुंजी के साथ जोड़कर क्या बनाते हैं, परिपथ। क्या बनाते हैं, अब इसके अंदर हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंदर बराबर क्या लेते हैं, तो अल्कोहल का विलयन। सबसे पहले हम इसके अंदर अल्कोहल का विलयन लेते हैं। तो अल्कोहल का क्या लेते हैं, विलयन। अब इस अल्कोहल के विलयन में आयन उत्पन्न नहीं होते, तो आयन उत्पन्न नहीं होते, इसलिए इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और ये जो बल्ब है वो बल्ब प्रकाशित नहीं होता, तो बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। तो इसका मतलब कि अल्कोहल का विलयन जब हमने लिया तो उसके अंदर आयन उत्पन्न नहीं हुए। अब आयन उत्पन्न नहीं हुए इसलिए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई, और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई इसलिए इसमें बल्ब प्रकाशित नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं कि क्या लेते हैं, तो हम अब लेते हैं ग्लूकोज का विलयन।
किसका विलयन लेते हैं? ग्लूकोज का विलयन। तो ग्लूकोज का विलयन लिया, इस ग्लूकोज के विलयन के अंदर भी आयन उत्पन्न नहीं होते, आयन उत्पन्न नहीं होते, जिसके कारण इसमें से भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज और अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन होने के बावजूद उसके अंदर H+ आयन उत्पन्न नहीं होता, H+ आयन उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसका वर्गीकरण अम्ल के रूप में नहीं किया जाता है, अम्ल के रूप में नहीं किया जाता है, अम्ल के रूप में उसका वर्गीकरण नहीं किया जाता है। तो ये हमारे प्रश्न का क्या था उत्तर, कि हमने क्या लिया? प्लास्टिक का मग, उसके अंदर क्या लगाया? रबर का कॉर्क, और उसके अंदर 2 क्या लगाई? की। फिर 6 वोल्ट की बैटरी, बल्ब और कुंजी के साथ जोड़कर हमने क्या बनाया? विद्युत परिपथ। क्या बनाया? पहले हमने अल्कोहल का क्या लिया? विलयन। तो उसके अंदर आयन उत्पन्न नहीं होते, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। बाद में हमने ग्लूकोज का क्या लिया? विलयन, और उसके अंदर भी आयन उत्पन्न नहीं होते, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन होने के बावजूद H+ आयन उत्पन्न नहीं होता, H+ आयन उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसका वर्गीकरण अम्ल के रूप में नहीं किया जाता है, इसलिए उसका वर्गीकरण अम्ल के रूप में नहीं किया जाता है। अब हमारा पहला देखो, पहला प्रश्न दूसरे चैप्टर का था वो पूरा हो गया। चौथे चैप्टर में से ऐसा प्रश्न पूछता है कि प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं? प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं? और किन्हीं 3 प्रकार्यात्मक समूह के नाम लिखने आपको, किन्हीं 3 प्रकार्यात्मक समूह के नाम, किन्हीं 3 प्रकार्यात्मक समूह के नाम, बराबर, और उनका सूत्र और उनका उदाहरण लिखना है, और उनका उदाहरण दीजिए। ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो कैसे करना है? तो फिर से देख लो, प्रश्न ऐसा है कि प्रकार्यात्मक समूह बराबर किसे कहते हैं? तो प्रकार्यात्मक समूह को हम क्रियाशील समूह भी बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, बराबर, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो प्रकार्यात्मक समूह बराबर किसे कहते हैं? और कोई भी 3 प्रकार्यात्मक समूह के नाम, सूत्र और उसके उदाहरण लिखो। तो आपको लिखने का कि विषम परमाणु, विषम परमाणु अथवा विषम परमाणुओं का समूह, विषम परमाणुओं का समूह, विषम परमाणु अथवा विषम परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिक में से, कार्बन यौगिक में से हाइड्रोजन का क्या करता है? विस्थापन, हाइड्रोजन का विस्थापन करता है, और कार्बन यौगिक को विशिष्ट गुणधर्म प्रदान करता है, विशिष्ट गुणधर्म प्रदान करता है। तो विशिष्ट गुणधर्म क्या करता है? प्रदान करता है। तो ऐसे विषम परमाणु अथवा विषम परमाणुओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? प्रकार्यात्मक समूह। क्या बोलते हैं? प्रकार्यात्मक समूह। फिर से देख लो, विषम परमाणु अथवा विषम परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिक को बराबर क्या करता है? विशिष्ट गुणधर्म प्रदान करता है, तो उसको हम उस विषम परमाणु अथवा विषम परमाणु के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकार्यात्मक समूह। अब हमको कोई भी 3 प्रकार्यात्मक समूह के नाम लिखने हैं। तो पहला हम लिखेंगे अल्कोहल, अल्कोहल। अब अल्कोहल का सूत्र है OH। कोई भी 2 उदाहरण लिखने हैं तो हम लिखेंगे CH3OH, दूसरा लिखेंगे C2H5OH। इसके अंदर नॉल लगाते हैं, एक कार्बन है इसलिए मैथेन, तो मैथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है इसलिए एथेन, तो एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ऐसे आप प्रोपेनॉल भी बना सकते हैं। तो देखो, पहला हमारा प्रकार्यात्मक समूह है अल्कोहल, समूह का सूत्र है OH,
उदाहरण आएगा मेथेनॉल और एथेनॉल। अब आता है दूसरा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड समूह का सूत्र है CHO। CHO पहला उदाहरण आएगा SCHO और दूसरा आएगा CH3 CHO। अब यहाँ पर हम नेल लगाएंगे तो ये हो जाएगा मैथेनल। मैथेनल जूनी किताब में नाल बोलते थे, क्या बोलते थे? नाल बोलते थे, मैथेनॉल। पर यहाँ पर हमारे आएगा मैथेनल, यह आएगा एथेनल। क्या आएगा? एथेनल। अब तीसरा हमारा आता है कीटोन। क्या आता है? कीटोन। कीटोन समूह का सूत्र है CO। अब यहाँ पर हमारा उदाहरण आएगा CH3 COCH3, दूसरा आएगा CH3 CH2 COCH3। अब इसके अंदर हम नॉन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉन। 3 कार्बन है, इसलिए नाम होगा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। और यहाँ पर क्या होगा? क्या? ब्यूटेनॉन। क्या होगा? ब्यूटेनॉन। तो ये था हमारा प्रश्न, प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं और किन्हीं 3 प्रकार्यात्मक समूह के बराबर नाम, सूत्र और उदाहरण आपको क्या करने हैं? देने हैं। तो ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे आपको उसका उत्तर लिखना है। तो ये हमारा प्रश्न चैप्टर नंबर 4 का पूरा। अब चैप्टर नंबर 6 में कैसा प्रश्न पूछता है? अमीबा में पोषण समझाइए। अमीबा में आकृति बनाकर पोषण समझाइए। तो आपको याद रखने का कि अमीबा बराबर एक कोशिकीय सजीव है या एक कोशिकीय प्राणी है। एक कोशिकीय क्या है? सजीव है। तो अमीबा एक कोशिकीय क्या है? सजीव। अच्छा, अमीबा मीठे पानी में पाया जाता है और प्राणी सम पोषण दर्शाता है। प्राणी सम पोषण दर्शाता है। प्राणी सम क्या दर्शाता है? पोषण। तो अमीबा एक कोशिकीय सजीव है, मीठे पानी में पाया जाता है और प्राणी सम पोषण दर्शाता है। अब क्या होता है कि अमीबा क्या करता है कि अपने भोजन को देखकर, अमीबा अपने भोजन को देखकर, अच्छा, अमीबा अनियमित आकार का होता है, आज में जैसा बन जाए वैसा। अब अमीबा अपने भोजन को देखता है और अपने भोजन को देखकर बराबर क्या उत्पन्न करता है? कूटपाद। क्या उत्पन्न करता है? कूटपाद उत्पन्न करता है। तो अमीबा अपने भोजन को देखकर अपने अंदर से कूटपाद उत्पन्न करता है। कूटपाद यानी नकली पैर। कूट यानी नकली और पाद यानी पैर। नकली पाद यानी कि नकली पैर उत्पन्न करके भोजन को क्या करता है? घेर लेता है। फिर क्या होता है कि कूटपाद, कूटपाद क्या करते हैं? भोजन के कण के साथ, भोजन के कण के साथ जुड़कर एक थैली जैसी क्या बनाते हैं? रचना। एक थैली जैसी क्या बनाते हैं? और इसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या बोलते हैं? खाद्य रिक्तिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खाद्य रिक्तिका। अब इस खाद्य रिक्तिका, खाद्य यानी भोजन और रिक्तिका यानी थैली, ऐसा भोजन जिसके अंदर क्या, ऐसी थैली जिसके अंदर क्या है? भोजन, तो उसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या बोलते हैं? खाद्य रिक्तिका। अब ये खाद्य रिक्तिका में लाइसोसोम नामक उत्सेचक होता है और ये उत्सेचक भोजन का पाचन करता है। भोजन का क्या करता है? पाचन। अब क्या होता है कि जो पचित भोजन है वो पचित भोजन का क्या होता है? कोशिका द्रव्य के द्वारा, कोशिका द्रव्य के द्वारा पचित भोजन का क्या होता है? शोषण। पचित भोजन का क्या होता है? शोषण होता है। पचित भोजन का कोशिका द्रव्य द्वारा क्या होता है? और अपचित भोजन इस खाद्य रिक्तिका में ही रह जाता है। अपचित भोजन कहाँ रह जाता है? खाद्य रिक्तिका में रह जाता है और जहाँ से उसको मलोत्सर्जन की क्रिया द्वारा शरीर के बाहर निकाला जाता है। मलोत्सर्जन की क्रिया द्वारा शरीर के बाहर निकाला जाता है। शरीर के कहाँ निकाला जाता है? बाहर। और इस प्रकार से अमीबा क्या करता है कि भोजन ग्रहण करता है। अमीबा के संपूर्ण भोजन ग्रहण करने की पद्धति को कोशिकीय घन भक्षण कहते हैं।
कोशिकीय घन भक्षण कहते हैं। कोशिकीय घन भक्षण कहते हैं। कोशिकीय यानी कोशिका के द्वारा, घन यानी भोजन और भक्षण यानी खाता है। कोशिका के द्वारा भोजन को खाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिकीय घन भक्षण। फिर से देखो, अमीबा अपने भोजन को देखकर अपने अंदर से क्या उत्पन्न करता है? कूटपाद। और कूटपाद उत्पन्न करके भोजन को क्या करता है? घेर लेता है। फिर कूटपाद भोजन के कण के साथ जुड़कर एक थैली जैसी क्या बनाते हैं? रचना, जिसको हम बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या बोलते हैं? अब ये खाद्य रिक्तिका में लाइसोसोम नामक क्या होता है? उत्सेचक। ये उत्सेचक भोजन का पाचन करता है और पचित भोजन का, पचित कोशिका द्रव्य के द्वारा क्या होता है? शोषण। और अपचित भोजन खाद्य रिक्तिका में ही रह जाता है, जहाँ से उसे मलोत्सर्जन की क्रिया द्वारा शरीर के बाहर निकाला जाता है। अमीबा के संपूर्ण भोजन ग्रहण करने की पद्धति को कोशिकीय घन भक्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोशिकीय घन भक्षण कहते हैं। तो ये हमारा जो था प्रश्न, वो चैप्टर नंबर 6 का था, वो क्या हो गया? पूरा। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 का प्रश्न। चैप्टर नंबर 11 का प्रश्न क्या है? तो देखो, चैप्टर नंबर 11 का जो प्रश्न है, वो प्रश्न है दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो प्रश्न ऐसा है कि प्रश्न नंबर हमारा 4, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं और उसके उत्पन्न होने के कारण और निवारण के आपको क्या बताने हैं? उपाय। निवारण का क्या बताना है? उपाय। अब दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दीर्घ दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। तो आपको याद रखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर, दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर हमें पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर हमें पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब पास की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि आंख का निकट बिंदु वो 25 सेमी से दूर चला जाता है, दूर चला जाता है। बराबर, कहाँ चला जाता है? दूर। और दूसरी बात, जो क्या है हमारा पास की वस्तु है, वो पास की वस्तु का प्रतिबिंब, पास की वस्तु का प्रतिबिंब, पास की वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के बराबर कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बनता है? पीछे। रेटिना के कहाँ बनता है? पीछे। अब ये दृष्टि दोष उत्पन्न होने के 2 कारण है। कितने कारण है? 2 कारण है। ये दृष्टि दोष उत्पन्न होने के 2 कारण। नंबर 1, जो हमारा लेंस है, उस लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? अधिक। और जो हमारा नेत्र गोलक है, वो नेत्र गोलक बराबर छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या हो जाता है? छोटा। बराबर, अब इस दृष्टि दोष को अगर दूर करना है, इस दृष्टि दोष को क्या करना है? दूर। और हमें पास की वस्तु को स्पष्ट देखना है। पास की वस्तु को क्या करना है? स्पष्ट देखना है। तो पास की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। तो ये उसका क्या हो जाएगा? निवारण। क्या हो जाएगा? निवारण। फिर से देखो, अगर आपको दीर्घ दृष्टि दोष आता है तो निकट दृष्टि दोष उससे बिल्कुल उल्टा है। दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब मिलता है निकट दृष्टि दोष का। दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर, दीर्घ दृष्टि दोष के जो आंख का निकट बिंदु है वो 25 सेमी से दूर चला जाता है और बराबर पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने के 2 कारण।
जो लेंस है उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। तो दीर्घ दृष्टि दोष का दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। अब देखो यहाँ पर हमारा 11वें चैप्टर का भी प्रश्न क्या हो गया? पूरा। अब हमारा बच्चा है केवल एक चैप्टर, वो भी कौन सा? 13वां। उसमें ऐसा प्रश्न पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। प्रश्न ऐसा पूछेगा कि देखो इधर प्रश्न ऐसा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? और क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की क्या बनाई है? आकृति। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा की आपको लाक्षणिकता लिखनी है। क्या लिखनी है? लाक्षणिकता। तो ये हमने क्या लिया? क्षण चुंबक। ये हमने क्या लिया? क्षण चुंबक। तो ये क्षण चुंबक है। अब देखो क्षण चुंबक के अंदर चुंबक की असर जितने विस्तार तक होती है उस विस्तार को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक की असर जितने विस्तार तक होती है उस विस्तार को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक की असर जितने विस्तार तक होती है उस विस्तार को क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक की असर जितने विस्तार तक होती है उस विस्तार को क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अब देखो यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र रेखा दर्शानी है, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है इसकी हमको क्या पढ़नी है? लाक्षणिकता। क्या पढ़नी है? लाक्षणिकता पढ़नी है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की लाक्षणिकता, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की 5 लाक्षणिकता है। कितनी लाक्षणिकता? 5। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा चुंबक के बाहर के भाग में, चुंबक के बाहर के भाग में, चुंबक के बाहर के भाग में क्या होता है? उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। उत्तर से किसकी तरफ? दक्षिण की तरफ होती है। उत्तर से किसकी तरफ होती है? दक्षिण की तरफ होती है। उत्तर से किसकी तरफ होती है? दक्षिण की तरफ। और अंदर के भाग में, अंदर के भाग में दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। दक्षिण से किसकी तरफ होती है? उत्तर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की पहली लाक्षणिकता, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा चुंबक के बाहर के भाग में उत्तर से दक्षिण की तरफ और अंदर के भाग में दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। अब क्या आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र बनाती है। बंद वक्र यानी बंद गोला बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र बनाती है। तीसरी लाक्षणिकता, चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदिश राशि है। इसको दर्शाना हो तो मान के साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। मान के साथ किसकी आवश्यकता पड़ती है? दिशा की। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। अच्छा, जिस विस्तार की चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास पास होती है उस विस्तार का चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जिस विस्तार की चुंबकीय क्षेत्र रेखा दूर दूर होती है
उस विस्तार का चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। तो हम ऐसी 5 लाक्षणिकताएं लिख सकते हैं। प्रश्न क्या था? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की लाक्षणिकता आकृति बनाकर समझाइए। चुंबक की असर जितने विस्तार तक होती है उस विस्तार को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की कितनी लाक्षणिकता? 5। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा चुंबक के बाहर के भाग में उत्तर से दक्षिण, अंदर के भाग में दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र बनाती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती। चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदिश राशि है। दर्शाना हो तो मान के साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जिस विस्तार की पास पास होती है उस विस्तार का चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। जिस विस्तार की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है उस विस्तार का चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में ये 5 प्रश्न थे जो सेक्शन नंबर डी में पूछे जाते हैं। 5 चैप्टरों में से 5 प्रश्न। तो ये 5 प्रश्न मोस्ट एमपी है, आपको कर लेना है और कोई प्रश्न समझ में ना आए तो फिर से पूछ लेना है।